बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रोशन पाकिस्तान की एक न्यू एपिसोड के साथ मैं आपकी होस्ट फ़ायज़ा कामरान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। संडे का दिन है और यकीनन आप तमाम लोग टीवी के आगे होंगे और हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे और हमें साथ साथ फीडबैक भी हमारे नाज़रीन देते रहते हैं, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि फ़ीडबैक के बग़ैर कोई भी काम हम नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, बेहतरी नहीं ला सकते। और जनाब आज फिर एक मरतबा हमारे स्टूडियोज़ में बहुत अच्छे से गेस्ट मौजूद हैं, मैं उनका भी तारुफ़ कराऊंगी आपसे। आज हमारे साथ मौजूद हैं कैस मंसूर शेख साहब। आपका ताल्लुक़ PMLN से है, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आप आज टाइम निकाल के हैं। आई एम ग्रेटफुल यू इनवाइटेड मी, थैंक यू वेरी मच। यू आर ऑलवेज वेलकम। संडे का दिन है, मसरूफियत होती है और कुछ सुबह भी देर से होती है, लेकिन फिर भी हमारे गेस्ट हमारी दावत पर आ जाते हैं, जिसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। और आपके साथ मौजूद हैं मेरे सीधे हाथ पर नासिर जावेद साहब। हर्बियन पाकिस्तान में HR डिपार्टमेंट में आप सीनियर मैनेजर के तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं। आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया अल्लाह। रोशन पाकिस्तान में आपको बहुत खुशामदीद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि आपने मदद किया आज। यू आर वेलकम। आपके साथ मौजूद हैं मियां शहरियार साहब, जो कि हैं नायब सदर मरकजी तंजीम आराइयाँ और CEO हैं लियो ग्रुप्स के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। आपकी दावत का शुक्रिया। यू आर ऑलवेज वेलकम। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ईरान इसराइल कशीदगी। मैं सबसे पहले चाहूँगी कैस मंसूर शेख साहब से कि कुछ बात कीजिए इस बारे में, हमें बताइए कि जो आप क्या देखते हैं जो पस मंज़र है और मौजूदा हालात जो हैं और आगे क्या हालात होने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जैसे फ़लस्तीन में भी इसराइल ने जो टैक्स किए और जुल्म ज़्यादती की, वहाँ पे कोई मुस्लिम कंट्री उन्हें रोकने नहीं आई, किसी ने सपोर्ट नहीं की, सिर्फ ओपन कह दिया कि जी मारते रहे, उनको शहीद करते रहे। अब ईरान की भी दफ़ा कोई भी कंट्री नहीं आई। हम सबको बुरे वक्त में दूसरों का साथ देना चाहिए। ये वक्त हर एक के ऊपर आ सकता है। ईरान वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इसराइल विल डू दिस। फ़लस्तीन भी नहीं एक्सपेक्ट करा था इतना करेगा, और फ़लस्तीन तो वो मुल्क है जिसने इनकी हेल्प के लिए इनको जगह दी थी। जी हाँ, बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ मुस्लिम कंट्रीज़ का राइट बनता है। इस्लाम के नाम पे ये मुल्क बना है, इस्लाम के नाम पे बहुत से मुल्क बने हुए हैं, उन सबका राइट बनता है कि हेल्प करें इनके साथ मिल के चलें और जितनी भी डिप्लोमेसी के थ्रू इस वॉर को ख़त्म करें, क्योंकि ये जब चल गया सिस्टम तो आप ये देखें कोई भी कंट्री बाकी नहीं रह जाएगी। जी बिल्कुल। और हर एक के पास हमारी पाकिस्तान फ़ौज की तरह बहादुर फ़ौज नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। जो एक दिन में इंडिया जैसे बड़े मुल्क को, अरबों की जिसकी आबादी है और हम वी आर जस्ट 25 करोड़, और उनको मुँह बंद करके भगा दें। तो इस चीज़ को सारों लोगों को देखना, जो सबसे ज़्यादा चीज़ें ये देखी गई हैं इस वॉर में कि आप सबको अपने गवर्नमेंट को एक्सपेंसेस कंट्रोल करने चाहिए, बिल्कुल, और सिक्योरिटी के ऊपर इंटरेस्ट लेना चाहिए। इफ़ देयर इज़ नो सिक्योरिटी देयर इज़ नो कंट्री। मैं स्पेन गया, स्पेन में आपको पता करोड़ों मुसलमान एक रात को काट दिए गए थे, शहीद कर दिए गए। तो वहाँ का बादशाह जब भागा तो उसकी वालिदा ने कहा, और वो रो पड़ा कि रातों रात स्पेन जैसी इतनी बड़ी मुल्क 1100-1200 शायद ईयर्स तक उन्होंने हुकूमत की, तो रो पड़ा। माँ ने पूछा क्यों रो रहा है? कहता मेरा मुल्क चला गया। कहता जब तुम्हारे पास बादशाहत थी उस वक्त तुमने यहाँ की फ़ौज नहीं बनाई और सिर्फ दूसरे कामों में लगे रहे। अगर फ़ौज बनाना बहुत ज़रूरी है, हर मुल्क को चाहिए अपनी फ़ौज को अलर्ट करें, वेपन्स को सही करें। अब मुल्क क्योंकि सिक्योरिटी ज़रूरी है। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि ईरान एक कोई डरपोक मुल्क नहीं है, बहादुर मुल्क है, और जब भी किसी मुस्लिम कंट्री के साथ आता है तो ईरान ज़रूर सपोर्ट करता है। तो हम सारी कंट्री के लोगों को चाहिए, अगर आप जंग में उनका साथ नहीं दे सकते तो डिप्लोमेसी के थ्रू उस वॉर को ख़त्म करें और उनके साथ ज़्यादती जो हो रही है वो ख़त्म की जाए इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल। मैं नासिर साहब से बात करना चाहूँगी। नासिर साहब, मैं चाहूँगी पहले आप बताइए कि हर्बियन पाकिस्तान क्या है, किसके बारे में कुछ हमें बताइए। मैं बताता चलूँगा। हर्बियन पाकिस्तान बेसिकली एक न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाती है, हर्बल, जो मतलब खालिसतन हर्बल की प्रोडक्ट्स बना रही होती हैं। अच्छा, हर्बियन बेसिकली 3 हिस्सों में बटी हुई है, पर्सनल केयर, हर्बल और एलोपैथिक। अच्छा। और बिजनेस ये कह लें कि तकरीबन 80% इनका एक्सपोर्ट होता है, 20% पाकिस्तान में, और 40+ कंट्रीज़ के अंदर
हर्बियोन की प्रोडक्ट्स जाती हैं और हमारे एम्प्लॉय 40+ कंट्रीज़ के अंदर हैं। ये नहीं कि हमारी प्रोडक्ट खाली वहाँ जा रही हैं, वहाँ पर हमारे नुमाइंदे भी हैं जो इस प्रोडक्ट को आगे सेल आउट कर रहे होते हैं। तो 40+ कंट्रीज़ में हम लोग बैठे हुए हैं और ये कह लें कि यूरोप के अंदर ख़ास तौर पे CIA कंट्री के अंदर कम्प्लीटली हर्बियोन ने मतलब अपनी मार्केट बिछाई हुई है और तकरीबन आप ये कह लें कि हमारी जो बड़ी मार्केट है वो CIA कंट्री है। अच्छा। तो वहाँ पर हमारी प्रोडक्ट जाती है। अच्छा। और हर्बल होने की वजह से यूरोप में हमारी प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है बानिस्बत एलोपैथिक के, क्योंकि हर्बल जो होती है उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही। तो हर बंदा पे इजीली उसको इस्तेमाल करता है। सही। तो आपको क्या ऐसा लगता है कि अब लोग हर्बल या ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं एलोपैथी को छोड़? बिल्कुल जा रहे हैं। ये कह लें कि ख़ास तौर पर जब कोरोना आया था, कोरोना के बाद से लोग ये कह लें कि समझ आ गई कि हर्बल में क्या है। तो देखिए ये कुदरती जड़ी बूटियां होती हैं और उसी में ही शफा होती है, तो ऑटोमेटिकली लोग मूव ऑन हो रहे हैं। ख़ास तौर पे हमारी प्रोडक्ट को जितना बूम मिला है बाहर की मार्केट में, क्योंकि हर्बल होने की वजह से जब कोरोना के बाद हर्बल पे लोग बहुत जल्दी स्विच हुए हैं। अब हमारी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मार्केट बहुत अच्छी है। आप ये कह लें कि हमारी कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि पाकिस्तान में आप पैनाडोल या पोस्टान आपको हर घर में मिल जाती है। हमारी एक प्रोडक्ट है इंस्टी, जैसे कि नॉर्मल जो शानदा होता है हमारा इंस्टी है, आपको CIA कंट्री के अंदर हर घर में मिल जाएगी। अच्छा। बहुत बिकती है हमारी। अच्छा। वैसे तो हमारी बहुत सी प्रोडक्ट हैं, लिंकस सिरप भी है जो कप सिरप है, बहुत अच्छा है, मार्केट के अंदर बिकता है और कप सिरप बहुत अच्छा है हमारा ये, क्योंकि हर्बल है। और बाकी हमारी ये कह लें कि अभी जैसे डेंगी आया था, प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा डाउन होना शुरू हुए थे लोगों के, हमारी एक प्रोडक्ट है रीप्लेट के नाम से। अच्छा। तो इस सिरप का ये फ़ायदा है कि अगर कोई भी पेशेंट इसको यूज़ करता है तो उसके प्लेटलेट्स बहुत जल्दी इंक्रीज हो रहे होते हैं, वाइट सेल। अच्छा। और डॉक्टरों ने इतना रेकमेंड किया था कि हमारी ये प्रोडक्ट मार्केट से भी शॉर्ट हो गई थी। अच्छा। और हमने फिर डोनेट भी किए हैं। अच्छा। अगर हमें कोई अपनी रिपोर्ट्स वगैरह शेयर करता था तो हम उसको डोनेट भी करते थे एज पर रिपोर्ट्स। सही 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 सही। मियाँ शहरियार साहब की जानिब चलते हैं। हम नायब सदर हैं मरकज़ी तंजीमें आई हैं कि जी पहले तो हमें बताइए कुछ लियो ग्रुप्स के बारे में बताइए। लियो ग्रुप ऑफ कंपनीज है, इसके अंदर हम लोग एक अल्टरनेटिव एनर्जी के नाम से है, इसमें लियो पावर टेक। अच्छा। इसमें सोलर, विंडमिल, अच्छा, ये चेन का हिस्सा। इसके अलावा एक लियो वर्ल्ड के नाम से हमारा एक इदारा ट्रैवल एंड टूर्स के लिए। अच्छा। और सेकेंडरी एक ग्रोसरी चेन हम लोग इसमें बनाने जा रहे हैं, लियो मार्ट एंड फार्मेसी के नाम से। अच्छा। तो हम लोगों की कोशिश है कि इसको भी हम लोग नेशन वाइड इसको लेके आए चेन की सूरत में। और थर्ड हम लोगों की एक ह्यूमन राइट्स के हवाले से एक लॉ फर्म भी है, लियो लॉ एसोसिएट। अच्छा। तो उस पर भी हम लोग काफ़ी वर्क कर रहे हैं। और एक सरप्राइजिंग न्यूज़ है कि हम लोग एक एयरलाइन पर भी वर्किंग कर रहे हैं अंडर द चेन ऑफ लियो ग्रुप। जबरदस्त। तो वो भी इंशाल्लाह ताला आई होप के विद इन जुलाई हम लोग उसको अनाउंस करेंगे। डोमेस्टिक एयरलाइन है तो इंशाल्लाह। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक है ईरान इसराइल कशीदगी के हवाले से, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि ईरान इसराइल जो कशीदगी है इसको हम कशीदगी ही कहें तो बेहतर है, क्योंकि जहाँ तक लफ्ज़ जंग इस्तेमाल हो रहा है तो जंग किसी मकासद के तहत होती थी जी, उसमें फातह और मफतूह होते थे जी। अब जो ये जंग जिसको हम कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एक अनसिक्योर फायर वर्क है, ये एक पावर एग्जीबिशन है जो कि दो डिफरेंट कंट्रीज कर रही हैं, बावजूद इसके कि दुनिया ग्लोबल विलेज में शिफ्ट हो चुकी है और मुहज़्ज़ब हो चुकी है। तो उसमें इसराइल एक शरारती बच्चा है जी, और वो नो डाउट है तो बच्चा, तो वो शरारती बच्चा वो कहीं ना कहीं शरारत करके पत्थर फेंक के भी लड़ाई ले रहा है। तो हमें उसको रोकना होगा। मेन चीज़ है कि उसकी भी तरबियत की ज़रूरत है। तो ये जंग नहीं है, ये शरारत है। लेकिन शरारती बच्चा जो आपने तशबीह दी है, तो शरारत एक बहुत डिफरेंट चीज़ है, लेकिन उस शरारत की वजह से जो कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं, साल हर साल से हो रही हैं, वो तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा लॉस है। शरारत में देखिए शर तो होगा ना जी, और जहाँ शर हो वहाँ खैर है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जहाँ खैर नहीं है तो वहाँ इंसानी, जानी और माली दोनों नुकसानात होंगे। बिल्कुल।
तो उस शरारती बच्चे को ही कंट्रोल करना चाहिए, मुसलमान कंट्रीज़ को भी चाहिए। उसके अलावा वो कंट्रीज़, वो मुआशरे का वो हिस्सा जो ख़ुद को महज़ब कहता है, जहाँ सिविल सोसाइटीज़ हैं, ह्यूमन राइट्स, यानी कि जिस कंट्रीज़ में, जिस मुल्क में एक कुत्ते के बच्चे के लिए आवाज़ उठ जाती है, वहाँ इंसानी बच्चों के लिए आवाज़ ना उठना, ये इस चीज़ की कमादी करता है कि कहीं ना कहीं पर वो लोग इसकी पुष्टपनाही कर रहे हैं, इस शरारती बच्चे की पुष्टपनाही कर रहे हैं। तो बजाय इसके कि हम डायरेक्ट इसको भी करना चाहिए, लेकिन वो पंजाबी का एक मुहावरा कि चोर की माँ को भी पकड़ना चाहिए हमें। तो हमें वहाँ भी चाहिए, वहाँ पर हम लोग इसका सद्देबाब करें। और ये एक फायर वर्क्स है, देखिए हम मिज़ाइल हैं, मिज़ाइल उसके अंदर आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन ना इसमें फाते है कोई, ना मफ्तू है जी। गैर नतीजा और बेमकसद जंग है ये, अगर इसको हम जंग कहें तो इसको जंग कहना ही मैं समझता हूँ मायूब सा वर्ड है। जंगों के बड़े मकासद होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मकसद हासिल होता है, इसमें कुछ भी नहीं हासिल होना। एंड ऑफ द डे क्या होना है, शर्मिंदगी होगी दोनों को। तो कशीदगी और जंग का लफ्ज़ में फ़र्क होना चाहिए। इस टॉपिक पे मज़ीद बात करेंगे, हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त एक मुख्तसर से वक्फे की तरफ जा रहे हैं, आपने हमारे साथ ही रहना है, कहीं नहीं जाना। वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं लाइव शो रोशन पाकिस्तान। और ब्रेक से कबल फ़ायज़ा कामरान बहुत खुश असलूबी के साथ मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दे रही थी। यहाँ मुअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी भी मौजूद हैं। और नाज़रीन, आज का दिन अगर तारीख़ के आईने में देखा जाए तो कई हवाले से, कई वजूहात के हवाले से मशहूर है। आज 18 ज़ुल्हज भी है और आज खलीफा सोयम और शहाया के पेकर और सखावत के शहंशाह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का योम भी है, योम शहादत है। और अगर बात की जाए सहाबा कराम की तो आज ही वो दिन है कि जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला कायनात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का हाथ पकड़ के गदीर के मकाम पर कहा था कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। आज योम गदीर के तौर पर भी मनाया जाता है। और अगर हालात हाजरा की बात की जाए तो इस वक्त ईरान और इसराइल कशीदगी के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी ब्रेक से कबल, और इसी हवाले से मैं पूछना चाहूँगा केस मंसूर शेख साहब यहाँ पर मौजूद है, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। क्या कहना चाहेंगे, ये जो कशीदगी है इसके तनाजुर में आप देखते हैं कि इसके असरात पाकिस्तान पर भी कुछ मुरतब होंगे? देखिए, आपको सबसे बड़ी तो आपने नोट किया होगा कि जैसे उन्होंने अटैक किया तो उसके बाद उन्होंने पाकिस्तानी के स्टाइल में फिर कोशिश की। पाकिस्तानी फौज एक रोल मॉडल है पूरी दुनिया की फौजों की, आपने कैसे विन करना है, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है। दे कॉपीड दैट और उन्होंने काफ़ी नुकसान इजराइल को पहुंचाया। और देखिए, कॉमन पब्लिक तो एक्सेप्ट नहीं कर रही इजराइल की भी कि कैसे है। तो इंशाल्लाह डिप्लोमेसी के थ्रू ये सारा रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ईरान इज़ नॉट ए कॉमन कंट्री, वो एक पावरफुल कंट्री है। उधर भी मुस्लिम्स हैं, लोग हैं वहाँ पे, उनकी भी बड़ी हेल्प रही है मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए इन द बैक डोर से। डेफिनेटली दूसरी कंट्रीज उनके साथ राब्ते में, और ऑलरेडी उनके पास अपने भी वेपन्स हैं। तो इंशाल्लाह आई थिंक इट विल रिजॉल्व सून। अच्छा, आपका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, तो इस हवाले से मुस्लिम लीग नून का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, वो प्राइम मिनिस्टर की अनाउंसमेंट है, वही करेंगे जो चीज़ है और उसी को फॉलो किया जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर वे से चलती है। ये स्टेटमेंट्स जो होती हैं ये थ्रू पीएम हाउस ही होती हैं, तो वो डेफिनेटली उसकी स्टडी कर रहे हैं। जो प्राइम मिनिस्टर अपनी फ़ौज के साथ हमेशा खड़ा हुआ है, अपनी फ़ौज के साथ खड़ा हुआ, अपनी आवाम के साथ खड़ा हुआ है, और आप देख लें उसने कितना अच्छा रिजल्ट दिया विद द हेल्प ऑफ ग्रेट फोर्सेस। तो इंशाल्लाह ताला वो दूसरों के लिए भी एक रोल मॉडल हैं, तो किसी भी मुस्लिम कंट्री को तकलीफ में नहीं देखेंगे, और इंशाल्लाह ताला इसका एक अच्छा रिजल्ट पाकिस्तानी गवर्नमेंट के थ्रू ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। चलते हैं मियाँ मोहम्मद शहरियार साहब की जानिब, जो कि नायब सदर हैं मरकज़ी तंजीम आराइयाँ के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, कुछ उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं कि इसराइल के अंदर कुछ जन्नात भी जहाज लेके गए हैं। उन जन्नात का ताल्लुक कहीं पाकिस्तान से तो नहीं है? हाँ, कह सकते हैं कि जहाँ पे जन्नात या नामालूम का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा तो ताल्लुक पाकिस्तान से तो लाजमी होगा। लेकिन यह है कि मकसद ये है कि जहाँ जुल्म होगा वहाँ कुछ तो मखलूक़ात भी हरकत में आएंगी ना। बिल्कुल। तो इसमें यह है नहीं कि कहते जुल्म भी रहे और अमन भी हो, क्या ये मुमकिन है, तुम ही कहो। वाह 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 वाह। तो जुल्म तो इसराइल में हो रहा है और इसराइल ही जालिम है। बिल्कुल। बदकिस्मती है ये कि इसराइल को जालिम कहते हुए सोचना यूँ पड़ता है कि हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था इसराइल। जी, क्योंकि अल्लाह ताला जब यकूब अलैहिस्सलाम को पुकारते थे तो इसराइल के नाम से पुकार देते कि हर वक्त रोने वाले।
तो हमें थोड़ा सा ये अफसोस होता है कि वहाँ पर जो लोग आबादकार हो गए, जो गासिबाना कब्जा जिन्होंने किया, वो इसराइल के ना मानने वालों में से हैं। तो ये गैर नतीजा से एक जंग ला हासिल होगा और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि फतह हक की होनी है। बिल्कुल बातिल है, वक्ती तौर पर आया, लेकिन छाएगा नहीं, हक आएगा और हक छाएगा इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह ताला मुस्लिम ममालिक एक प्लेटफार्म पर होंगे और होना चाहिए। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के वाह लिए, वाह वाह, तो ये हम सबकी ख्वाहिश है। तो अल्लाह ने चाहा तो वो वक्त आएगा इंशाल्लाह। नासिर जावेद मोहम्मद साहब, अस्सलाम वालेकुम। ये ईरान इसराइल जो कशीदगी है, इस हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, इस पर थोड़ा सा मैं भी कुछ बताना चाहूँगा। जैसे कि कैस साहब ने और मेरे दूसरे मोअज़्ज़िज़ मेहमान ने कहा कि जैसे शुरू में कहा कि मतलब वो एक शैतान बच्चा है, और बिल्कुल उन्होंने सही कहा। जैसे शैतान बच्चा होता है ना, कर कुछ भी नहीं सकता, वो शैतानी करता है, वो पीछे हट जाता है। जब उसके साथ उसका रद्द अमल आता है, शरारती, तो रद्द अमल भी क्या करता है, एक बच्चा शरारती बच्चा अपने अब्बू को कहता है। अब इसराइल का अब्बू सबको पता है कि एक ही है, वो अमेरिका। फिर वो अमेरिका के पास भागता है कि यार मुझसे गलती हो गई, अब ये क्या, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी। अब ईरान ने बहुत अच्छा किया, उसका रद्द अमल दिया, और ये देना भी बनता था, क्योंकि इसराइल हर जगह जाके कुछ ना कुछ इस तरह की वो हरकतें कर रहा था। और जैसा कि कैस साहब ने कहा कि बाकी मुस्लिम ममालिक को भी चाहिए उनको सपोर्ट करना, और कुछ मुस्लिम ममालिक सपोर्ट कर भी रहे होंगे गायबाना तरीके से, जो अपना नाम शो ऑफ नहीं कर रहे होंगे। जैसे कि आपने भी कहा कि कुछ नामालूम जहाज़ या जिन्नाती जहाज़ हो सकता है कि वो हमारे ही किसी कंट्री ने मतलब किया हो, और उनको एक टेलर दिया है कि अभी आप संभल जाओ, ऐसा ना हो कि आप छोटा सा, आपका इतना सा मुल्क है, और जैसे पाकिस्तान भी कहता है कि आधे तो फिर उसको मुल्क भी नहीं मानते। हाँ, और छोटा सा कंट्री है, और वो आधे घंटे की मार नहीं है। अगर देखा जाए वो आधे घंटे की मार नहीं है। और पाकिस्तान ने वर्ल्ड के अंदर बता दिया कि पाकिस्तान कोई मतलब छोटा सा बच्चा नहीं है। इंडिया को सिर्फ और सिर्फ एक दिन के अंदर वो रोज़ाना अपने हमले करता था, वो खुश होता था। और यहाँ तक कि तो मुझे थोड़ा सा फ़नी भी लगा, एक न्यूज़ में देख रहा था इंडिया ही की, कि उन्होंने कहा कि हमारी फ़ौजों ने लाहौर के पोर्ट पे कब्जा कर लिया। अब उनको ये नहीं पता कि पोर्ट वहाँ होता है जहाँ समुंदर होता है, वो कराची में है। तो वहाँ की आवाम भी खुश। फिर जब हमारे सिपा सालार आसिम साहब ने जब हमला करवाया और किया, तो उनकी बोलती बंद हो गई सिर्फ 4 घंटे में, सिर्फ 4 घंटे में, और वो अभी तक भुगत रहे हैं। बिल्कुल वो 4 घंटे का खमियाजा। फिर वो यही हुआ कि जिस तरह अभी भी इसराइल में अमेरिका आ गया कि यार किस तरह रोका जाए, तो वहाँ पर भी अमेरिका ने आके मुदाखलत की। तो एक दिन तो ये होना है, और उसको ख़त्म होना है इसराइल को, और इंशाल्लाह तमाम मुस्लिम कंट्री यकजा होके कुछ ना कुछ रिजल्ट निकालेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जैसे कि आपने कहा इसराइल के फादर, तो आज ये भी बताता चलूँ कि आज फादर्स डे भी है। और मैं देख रहा था आपकी वीडियोस माशाल्लाह से, जिस तरह से रात में फादर डे केस मंसूर शेख साहब के घर पे सेलिब्रेट किया गया, वीडियो में मैंने देखा। माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत खुश नसीब है। क्या कहना चाहेंगे फादर डे के हवाले से? एवरी डे इज अ फादर डे। आप देखें फादर्स का भी हम एक इवेंट भी कर रहे हैं। जैसे आप हमारे लास्ट ब्रेव वर्किंग लेडीज अवार्ड में आए थे, तभी हम ब्रेव फादर्स डे हम लेकर आ रहे हैं। क्या है फादर्स, आप देख लें, बीमार हो फादर काम पे जाता है, कपड़े अपने नहीं पहनता, बच्चों को पहनाता है, फिर कोई भी एक्सीडेंट हो, कुछ भी हो, उसको जॉब के लिए पहुंचना है, फायरिंग हो, कुछ भी हो, वो जाता है तकलीफ में। अक्सर बुखार में आपको फादर नजर आएंगे। फिर उसे खाना ला के देना ही देना है, खा वो अपने वेट उठाए, खा वो बैक करे, जैसे भी करे उसने अपनी आप को ख़त्म करके लाना है। हम ब्रेव फादर्स अवार्ड्स जो ला रहे हैं, उन बहादुर वालिद को भी दिखा रहे हैं। घरों में चलता है वालिदैन मदर कर रही होती हैं, तो मदर फादर से पैसे लेके बच्चों के लिए करती हैं, और फिर बाद में बच्चे कहते हैं फादर को कि आपने कुछ किया, आपने क्या ही किया हमारे। हाँ, तो हम वो चीज़ भी हाईलाइट कर रहे हैं। जैसे जो ब्रेव वर्किंग लेडीज अवार्ड था, वो अवार्ड क्या था, विडोज के लिए था, और जो हमारी डिवोर्स लेडीज हैं जो खुलाफाइड हैं उनके लिए होता है कि पहले पेरेंट्स भाई बड़ी धूमधाम से शादी कराते हैं, उसके बाद जो है जब बेटी के ऊपर बुरा टाइम आता है तो उसको बर्डन समझते हैं। तो उनको एक मिक्स गैदरिंग में लाना था, एक अवार्ड देना था। तो मैं समझता हूँ कि फादर जो हमारा ब्रेव फादर अवार्ड आएगा,
तो उसमें आप तो आते ही हमारे वार्ड्स में, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज भी जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मियां मोहम्मद शहरियार साहब क्या कहना चाहेंगे फादर डे फादर डे के हवाले से जी? जिस तरह अभी बैतुल मुक़द्दस का भी जिक्र चल रहा है और फादर डे भी है, तो मुझे एक हदीस याद आ गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम से मौजूद थे, सहाबा इकराम के साथ, तो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई ऐसा जिसका दिल करता हो कि सुबह खाना काबा की दहलीज को बोसा दे। तमाम सहाबा इकराम ने हाथ उठाए। फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, कोई ऐसा जिसकी ख्वाहिश हो कि सुबह शाम को बैतुल मुक़द्दस की दहलीज को बोसा दे। तमाम सहाबा इकराम ने हाथ उठाया। एक सहाबी ने सवाल किया, या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, क्या ऐसा मुमकिन है कि एक शख्स सुबह खाना काबा की दहलीज को बोसा दे और शाम को बैतुल मुक़द्दस की? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मुमकिन है। जिसने माँ के कदमों को बोसा दिया उसने खाना काबा की दहलीज को बोसा दिया, और जिसने बाप के कदमों को बोसा दिया उसने बैतुल मुक़द्दस की दहलीज को बोसा दिया। क्या बात है। तो एक सहाबी ने सवाल किया, या रसूलल्लाह, जिसके माँ बाप या दोनों में से कोई एक दुनिया से जा चुका हो तो क्या वो सवाब से महरूम हो गया? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने उनकी कब्रों पर जाकर भी ये अमल किया उसको भी वही अजर मिलेगा। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह पाक ने बड़ा रुतबा दिया है वालिदैन को, माँ और बाप दोनों को। अगर आप देखें तो दुनिया में जो पहला रिश्ता बना वो मियाँ बीवी का बना, आदम और हव्वा का। उसके बाद वो दोनों ही माँ बाप बनते हैं। तो दोनों का जो रुतबा है इसको हम लोग कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो बाप का एक बड़ा रुतबा है। जन्नत के, अगर माँ के कदमों तले जन्नत है तो बाप को जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा कहा गया है। वाह वाह, क्या बात है। बिल्कुल ऐसा ही है। और बाप की नाराज़गी को अल्लाह ताला ने अपनी नाराज़गी से तशबीह दी है, मतलब कितनी बड़ी बात है। और अगर इसी चीज़ के को उलट कर दें, यानी बाप की खुशनुदगी को, अल्लाह ताला यकीनन उससे बहुत खुश होगा। और फादर्स डे है, बिल्कुल फादर्स डे की सेलिब्रेशन हर घर में हो रही है, ना सिर्फ कैस मंसूर साहब के घर में बल्कि हर घर में हो रही है। और आज तो वैसे भी छुट्टी का दिन है, तो अच्छी तरह सेलिब्रेट कीजिए, अपने वालिदैन को, अपने फादर को ये एहसास दिलाइए। वैसे तो रोज़ ही आप यह एहसास दिला सकते हैं कि उनके चेहरे पे मुस्कुराहट भी अगर आप अपनी वजह से ले आएँ तो वो भी सवाब का बायस बनेंगी हमारे लिए। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर डे आप अपने अब्बू के लिए कोई अच्छे से सेलिब्रेशन करें, कुछ नहीं, उनको एक फूल ही पेश कर दीजिए या कोई उनकी पसंद की डिश अच्छी सी बना के खिला दीजिए, तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। और एक बड़ा खूबसूरत शेर है जो आज मुझे सुबह रिसीव हुआ, अजीज तर वो मुझे रखता है रगे जान से, ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं माँ से। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि जहाँ हमारी वालदा हमें घर में सपोर्ट कर रही होती हैं, वहीं हम हमारे वालिद के सपोर्ट के बगैर शायद हमारी वालदा भी कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगी। क्या बात है, ज़बरदस्त। तो फिर आज आप फूल लेके जा रही हैं वालिद साहब के लिए? बिल्कुल, फूल भी लेके जा रही हूँ और मैं घर जाके भी कोई अच्छी सी डिश बनाऊंगी पापा के लिए, क्योंकि उनको मेरे हाथ की डिशेज बहुत पसंद है। अच्छा, आप बहुत खुश नसीब है कि आप घर जाकर फूल देंगे। मुझे तो फूल देने के लिए अपने वालिद साहब को कब्रिस्तान जाना पड़ता है। बिल्कुल। और आज जो कुछ भी हूँ अपने वालिदैन की दुआओं से हो, उनकी मेहनत और उनकी कोशिशों से इस मकाम तक पहुंचाऊं। और अल्लाह ताला से दुआ करूं कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। नासिर जावेद साहब क्या कहना चाहेंगे फादर डे के हवाले से? मैं ये कहना चाहूँगा कि यही फादर डे, बाप का वैसे कोई दिन नहीं होता, वो सारा दिन ही जो होते हैं, बस एक ये दिन ये कह लें कि रियलाइज़ कराने के लिए मनाया जाता है। अगर देखा जाए बाप कितनी एफर्ट्स कर रहा होता है अपनी औलाद को पालने के लिए। अच्छा, अच्छा कुछ बोल भी नहीं सकता, कभी भी किसी बाप ने अपने बेटे को आई लव यू नहीं कहा, गले नहीं लगाया। माँ लगा लेती है, गले भी लगा लेती है, माथा भी चूम लेती है। अच्छा, कहा जाता है कि बाप बहुत सख्त है, ये नहीं देखा जाता कि बाप कितनी मेहनत कर रहा है, धूप में जा रहा है, सर्दी में जा रहा है, और बाप किस तरह कमा रहा है। जब एक बच्चे की 3 माह की फीस देनी होती है और उस बाप पे क्या बीतती है, लेकिन वो बताता नहीं है किसी को भी। और वो किस तरह एफर्ट कर रहा होता है, बाज ओवर टाइम लगा रहे होते हैं, डबल ड्यूटीज कर रहे होते हैं, लेकिन वो कहता है कि मेरे बच्चे पढ़ जाएं। मैं जिस दौर से गुजर रहा हूँ, इस दौर से मेरी औलाद ना गुजरे। जब बच्चा बड़ा होकर फिर कहता है कि क्या है। अच्छा, गाड़ी भी मिलती है, गाड़ी के पीछे लिखा होता है ये सब माँ की दुआ है। माँ की। अच्छा, लिखना चाहिए वालिदैन की दुआ है। अच्छा, लेकिन कभी भी बाप ने ये नहीं कहा कि यार माँ का नाम क्यों लिखा, माँ
वो बाप कहता है कि ठीक है, बैठ जाता है। वो कभी भी अपनी फीलिंग नहीं दे पाता अपने बेटे को, अपनी औलाद को, लेकिन क्या है पीछे वो एक पूरा शेल्टर बना होता है जी। वो शेल्टर होता है, हर चीज कर रहा होता है। जब बाप चला जाता है इस दुनिया से तो फिर औलाद को पता चलता है कि बाप क्या था। सही, बिल्कुल ऐसे ही। कोई भी परेशानी होती, कोई भी मसला होता है, बेटा जाता है अब्बू को, अब्बू ये चीज चाहिए। अब उसने तो एक मुंह से अल्फाज निकाल दिए, अब बाप फिर उसके पीछे जुड़ जाता है कि यार मुझे ये करके देना है। तो जब बाप जाता है फिर पता चलता है कि यार हमारे लिए एक बाप क्या था। तो मैं ये कहता हूँ कि जिनके बाप हयात हैं, मेरे भी वालिद साहब हयात हैं, तो उनकी जितनी खिदमत की जाए वो कम है। बिल्कुल। कहते हैं ना कि बाप को देख के मुस्कुराना भी सदका जारिया है। बिल्कुल। तो हर किसी को चाहिए कि जिनके पास अगर उनके वालिदैन हैं उनकी खिदमत करें, उनकी जन्नत यही है। तो मैं यही कहना चाहूँगा। और कहते हैं कि सिर्फ वालिद ही आपकी जिंदगी में वो वाहिद शख्स होता है जो आपको अपने आप से ज्यादा कामयाब देखना चाहता है, वरना मेरे नहीं ख्याल के हमारे इर्द गिर्द ऐसे कोई लोग मौजूद होंगे, कुछ होंगे भी और बहुत सारे नहीं होंगे कि जो आपको अपने से ज्यादा कामयाब देखना चाहेंगे। बिल्कुल सही कह रही हैं फायदा। आप माशाल्लाह से नाज़मा भी हैं, आप कलाम भी पढ़ती हैं, लेकिन क्या शायरों ने ये ज्यादती नहीं की वालिद के साथ कि माँ के ऊपर तो बेशुमार कलाम मिल जाते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि बाप के ऊपर कोई कलाम पढ़े, आप सुना सकेंगी? जी बिल्कुल, बाप की शान में भी बहुत सारे कलाम लिखे गए हैं, तहतुल लफ्ज़ भी सुना सकते हैं और हम वैसे भी पढ़ते हैं। सुनाइए। बिल्कुल, मैं ब्रेक के बाद सुनाऊंगी ना, ब्रेक का कहा जा रहा है ना हमें। ठीक है, तो बिल्कुल शामिल करते हैं प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रोशन पाकिस्तान और हमारे साथ मौजूद हैं मियां मोहम्मद शहरियार साहब और नासिर जावेद पवर साहब। मियां साहब, बात हो रही थी ईरान और इसराइल कशीदगी की, तो आलमी मंजरनामे में किस तरह से आप देखते हैं ईरान और इसराइल कशीदगी को? मैं समझता हूँ कि जब भी कोई किसी भी खत्ते में जंग छिड़ती है तो हमारे निकात जो है वो फ़ौरन एक नकारा कर देते जनाब वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई जी, जबकि ऐसा नहीं है। अगर हम देखें तो पाकिस्तान जोग्राफिक लिहाज से जिस खत्ते में मौजूद है इस पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। दुनिया में कहीं पर भी कुछ ऐसे असरात होते हैं क्योंकि हम पाकिस्तानी तकरीबन फैले हुए हैं पूरी दुनिया में, तो इकॉनमी के हवाले से भी हमें काफ़ी सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। और उसके अलावा बहुत सारी आप कह लें कि दुनिया की नज़रें पाकिस्तान की तरफ उठ गई हैं ईरान इसराइल कशीदगी की वजह से। अब यहाँ पाकिस्तान का जो किरदार है ये बड़ा मरकज़ी किरदार होगा। अगर तो ये जंग रुक जाए तो सबसे बेहतर है। ये जो झड़प कह लें इसको या कशीदगी, इसका रुकना बेहतर है क्योंकि इस वक्त हमें इंसानियत की बका की बात करनी है। और यकीन करें कि इसराइल में भी मुसलमान भी मौजूद है वहाँ पर, और ईरान की तरफ से जो मिसाइल या जो हमला हो रहा है वो उसका निशाना कौन बनेगा शहरी आबादी में, या जो इसराइल जो हमले कर रहा है ईरान पर, तो मुमकिन है कि ईरान में या दुनिया के उन ममालिक में जहाँ जिनको इसराइली शरारतों का सामना है वहाँ पे मरने वालों में उसके अपने शहरी हों। मजहबी लिहाज से देखें तो मुमकिन है कि वहाँ यहूदी भी हों, मुसलमान भी हों, तो हमें शरअंगेज़ी को रोकना होगा। तो दुनिया को इसमें अपना किरदार अदा करना है। ख़ुसूसन अमेरिका को इसमें ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए और अमेरिका को इस वजह से आगे आना चाहिए कि इसराइल की किस शरारतों का जो इल्ज़ाम है वो बराह रास्त अमेरिका पर ही आयद हो जाता है। तो अमेरिका को अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए इसराइल को रोकना होगा। ठीक, यानी कि आपका ज़ाती नजरिया ये है कि ये जंग यहीं पर रुक जानी चाहिए। सोशल मीडिया पे कह रहे हैं इस जंग को बढ़ना चाहिए और ईंट से ईंट बजा देनी चाहिए, इस तरह नहीं। नहीं, एक बामकसद जंग हो तो समझ में आती है। ये जंग जोग्राफी लिहाज से भी ला हासिल सी है, ना इसमें कोई फातेह है ना मफतू है। पहली बात यह है कि जंग का मकसद समझ में नहीं आ रहा, माँ सुबह इसके कि एक पावर एग्जीबिशन है, ये एक ताकत की एक नुमाइश है, एक गैर मुहतात आतिशबाजी कह लें इसको, इनसिक्योर फायर वर्क कह सकते हैं। हासिल कुछ नहीं होगा। ठीक, क्या कहना चाहेंगे नासिर जावेद साहब इस हवाले से आप? बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाहूँगा जैसे कि जंग तो नहीं है, ठीक है, और इसमें यह है कि नुकसान दोनों तरफ है, जानी भी माली भी। मशीयत भी तबाह होगी, ठीक है, और देखा जाएगा तो फिर दोबारा से ज़ीरो पर आ जाएंगे। और फिर वहाँ पर मशीयत जब तबाह होती है तो गुर्बत आती है,
तो अफलास आता है। तो इसको रुकना चाहिए। और इसका जैसा कि इसका कोई मकसद नहीं है। एक होता है मकसद किसी जंग का, क्योंकि जंग नहीं है, ये शरारत है बस। तो ये रुकनी चाहिए। मैं भी इस बात की ताकीद करूँगा, क्योंकि इसका कोई मफहूम नहीं है, कोई मकसद नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जानी, माली और मशीयत तबाह होगी और कुछ भी नहीं होगा। तो इसको रुकना चाहिए। ठीक है। अच्छा मियाँ साहब, देखने वाले नाज़रीन को कोई पैगाम देना चाहेंगे? फादर डे के हवाले से एक छोटी सी हिस्से मज़ाक की बात है। नासिर साहब ने कहा कि अक्सर गाड़ियों के पीछे लिखा होता है मेरी माँ की दुआ है, ये सब मेरी माँ की दुआ से। तो हमने ऐसे भी मुरीद देखे हैं जिनकी गाड़ियों के पीछे लिखा होता है ये सब मेरी सास की दुआओं का नतीजा है। क्या तो मुरीद तो होते हैं। तो सास भी तो माँ की तरह ही होती है। सास भी माँ ही है, उनके वो तो मदर इन लॉ होती है, कानूनी माँ होती है। हो सकता है कि उनकी वालदा ना हो तो वो अपनी सास को यहाँ भी सिस्टर के साथ ज्यादती होती है। नासिर भाई कह रहे हैं कि मर्द बेचारा फिर यहाँ पिस जाता है। हाँ, लेकिन अगर वो देखे तो वो ससुर जो है, अगर मर्द का है तो एक बेटी का बाप है, तो उसके लिए तो जन्नत की बशारत है। जी जी बिल्कुल। जो शख्स बेटी का बाप है उसके लिए जन्नत की बशारत है। तो इस तरह अल्लाह पाक ने जिस तरह माँ को दर्जात दिए हैं तो बाप को भी बहुत दिए हैं। अच्छा, शोहर को भी कोई दर्जात दिए या नहीं दिए? सारे माँ बाप को दिए। कोई ऐसी बशारत है जो शादी करेगा तो उसको भी? बिल्कुल, एक बड़ी खूबसूरत बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर्द पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ का है और शोहर बीवी पर औरत पर सबसे ज्यादा हक उसके शोहर का है। तो जो माँ की खुशनुदी है उसके लिए औलाद को करना चाहिए अमल, और शोहर की खुशनुदी के लिए बीवी को अमल करना चाहिए। उसकी बाकायदा SOP है, कुरान पाक में भी है, हदीस में भी है। तो हमें इसको लेके चलना चाहिए। माँ बाप का है कि माँ बाप की तरफ मोहब्बत की निगाह डालना, उन्हें मुस्कुरा कर देखना मकबूल हज का सवाब है। और आप भी माशाल्लाह जा चुके, उम्रे भी कर चुके, हज भी। तो ये एक मुशक्कत तलब काम है, इबादत है, बड़ी मकबूल इबादत है। और हम सब की ख्वाहिश और दुआ होती है कि हम लोग जरूर हज जो उम्रा करें, लेकिन इसमें मुशक्कत भी है। लेकिन घर बैठे माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखा, मुस्कुरा के देखा, तो मकबूल हज है। आप हज पर गए, आपने सफ़र भी किया, अखराजात भी किए, मुशक्कत भी की, उसके बाद भी यकीन नहीं कबूल हुई कि नहीं होगा या नहीं होगा। लेकिन माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखा और मकबूल हज का सवाब पा लिया। और जो नहीं पाता तो वो यकीनन बदकिस्मत है। और कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार मौजूद थे मिंबर पर, तो आपने 3 बार आमीन कहा, 1 बार आमीन, 2 बार आमीन, तीसरी बार। तो सहाबा इकराम ने सवाल किया, या रसूलल्लाह आपने आज किस बात पर आमीन कहा? फरमाया कि जिब्राइल अमीन ने तशरीफ लाए थे, उन्होंने कहा हलाक हो वो शख्स जिसके सामने मेरा जिक्र किया गया और उसने मुझ पर दरूद देना पड़ा। तो उनमें से तीसरा मेरे, लेकिन एक दूसरा मेरे देन से नहीं है, तो इस वजह से गलत मैं बयान नहीं कर। तीसरा ये था कि एक में ये कहा गया कि हलाक हो वो शख्स जिसने माँ बाप को बुढ़ापे में, माँ या बाप या दोनों को, या दोनों में से किसी एक को पाया और उसकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर ली। तो मैंने उसको कहा आमीन। तो माँ बाप की खिदमत जो है ये इबादत में से एक इबादत है, तो हमें इसको मलहूज़ खातिर रखना चाहिए। और सबसे छोटी इबादत ये है कि मुस्कुरा के देखना, उसका भी सवाब मिल रहा है। और सवाब तो मिल ही रहा है। जो खुशी आपके पेरेंट्स के दिल को मिलेगी ना, वो बहुत अनमोल होगी कि वो खुश हो जाएंगे कि हमारे बच्चे हमारी तरफ तवज्जो से देख रहे हैं, मुस्कुरा कर देख रहे हैं। तो वालिदैन को वक्त देना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए और मुअद्दब होकर सुननी चाहिए, दस्त बदस्त होकर सुननी चाहिए। बिल्कुल ऐसे सुननी चाहिए कि जैसे एक गुलाम अपने आका के सामने खड़े होकर उसकी बात सुनता है। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। और आप जानते हैं राव, जैसे कि मेरे कैरियर के बारे में, तो वालिदैन दोनों का हिस्सा होता है बच्चों के किसी भी कैरियर को आगे बढ़ाने में। लेकिन मेरे फादर का जो मेरे कैरियर में हिस्सा है वो ऐसा है कि एक वक्त को ऐसा आया था कि मैं खुद भी रुक गई थी कि अब शायद मैं आगे कुछ काम नहीं कर सकती, घरेलू जिम्मेदारियां और सारी चीज़ें थी। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे इनकरेज किया, और वालदा तो घर में करती ही थी। मेरे अब्बू जो थे, पापा मेरे, वो
हर हाल में हर जगह मेरे साथ जाते थे, चाहे आउट ऑफ सिटी मुझे कॉम्पिटिशन्स में जाना होता था, प्रोग्राम्स में जाना होता था, वो मुझे इनकरेज करते थे कि नहीं बेटा आपने जाना है लाजमी तौर पे। और अभी इस वक्त भी वो मुझे यकीनन बैठे हुए देख रहे होंगे, और अब जब यहाँ से घर जाऊंगी तो कुछ ना कुछ मुझे ज़रूर मेरी जो है तस्हीह करेंगे कि बेटा आपने ये वाला वर्ड बोला था, इसको ऐसे नहीं ऐसे बोलते तो आप ज़्यादा अच्छा लगता। जाहिर बात है, क्योंकि माशाल्लाह आपके वालिद अपने ज़माने के मशहूर एक्टर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो माशाल्लाह मैंने उनके ड्रामे देखे, और सिर्फ बहुत अच्छे एक्टर ही नहीं है, बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक भी हैं। माशाल्लाह उनको सलामत रखे। और नासिर जावेद साहब, आपकी जानिब आऊँगा, क्या कोई पैगाम देना चाहेंगे आप देखने वाले नाजरीन को? बस मैं यही कहूँगा कि जिनके मतलब पेरेंट्स ज़िंदा हैं उनका ख्याल करें, और उनकी कोई भी बात है तवज्जो से सुने। जी। जब हम लोग छोटे होते हैं हमें बोलना भी नहीं आता, वो हमारी बात को समझते हैं और फोकस करते हैं, ठीक है। इसी तरह जब ये बूढ़े हो जाते हैं तो हम पे भी फ़र्ज़ है कि उनकी बात तवज्जो से सुने और उनको टाइम दें, क्योंकि वो भी हमें टाइम देते थे। ये नहीं है कि अभी हम काम से आए थके हुए फला जगह जाना है, नहीं। क्योंकि देखिए ये पेरेंट्स जो होते हैं जब सीनियर सिटीज़न बनते हैं इनको और कुछ भी नहीं चाहिए होता, टाइम चाहिए होता है, तवज्जो चाहिए होती है। तो हमें चाहिए कि जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं अपने पेरेंट्स को टाइम दें और कोशिश करें कि उनके साथ आउटिंग भी करें। ये नहीं है कि बस टाइम दे दिए कि ठीक है आउटिंग करें, उनके साथ घूमें फिरें। क्योंकि जब आप छोटे थे आप भी तो जाते थे ना अपने वालिदैन के साथ, तो आपको किस तरह लेके जाते थे वो। तो इस तरह अब आपकी जिम्मेदारी बनती है अपने वालिदैन को लेके जाना। तो मैं यही कहूँगा कि आपकी जन्नत आपके साथ है और अपनी जन्नत कमाएं। वाह वाह वाह। और ये वाला जो वक्त होगा ना जो हम पेरेंट्स के साथ गुजारेंगे, इसमें भी हम उनसे कुछ ना कुछ सीखेंगे, क्योंकि वो अपनी तजुर्बे की बुनियाद पे बता रहे होंगे। जिस वक्त हम छोटे थे और हम उनके साथ टाइम स्पेंड करते थे तो हम बेमकसद बातें भी बहुत सारी उन्हें बता रहे होते थे, एक ही बात को रिपीट कर रहे होते थे बार बार, और वो खुशी खुशी सुन रहे होते थे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। अच्छा नासिर साहब, माशाल्लाह से इतना अच्छा आप बोलते हैं, और अभी मैं नोट कर रहा था कि आपकी जो अदायगी है, फिर माशाल्लाह जो आपकी ड्रेसिंग है, कभी आपको एक्टिंग वगैरह की ऑफर हुई? हाँ, एक्टिंग तो नहीं, मैंने ये कह लें कि कैट वॉक वगैरह की है। अच्छा माशाल्लाह, बहुत पहले। अच्छा। सही पकड़ा मैंने। अच्छा, कैट वॉक प्रोड्यूसर की नजर है ना भाई। कैट वॉक वगैरह की थी जब मैं अपने प्रोफेशनल कैरियर में नहीं आया था। अच्छा। जब प्रोफेशनल कैरियर में आ गया था तो क्योंकि इन चीज़ों के लिए ना बहुत टाइम देना पड़ता है, बिल्कुल। तो फिर मैंने छोड़ दिया था। और एक ड्रामा मैंने किया था जब ARY नया आया था। वाह वाह। तो उसके लिए मैंने किया था जब मैं इनिशियली मेरी जॉब थी फाइजर में। अच्छा, वो किस तरह मैंने किया, क्योंकि फाइजर का हेड ऑफिस था डॉकयार्ड में, तो उसकी शूटिंग सारी हमारे हेड ऑफिस में हुई थी। और तो फिर इस वजह से मैं उस ड्रामे का मैं हिस्सा बना था। अच्छा। तो बस उसके बाद से फिर अभी अगर आपको ऑफर आती है ड्रामे में तो करेंगे आप? डिपेंड करता है ऑफर पे और रोल पर। डिपेंड करता है हीरोइन पे? नहीं नहीं, हीरोइन पे डिपेंड नहीं, देखिए अब डिपेंड करता है कि ड्रामा क्या है, उसका स्क्रिप्ट क्या है। ठीक। क्योंकि कुछ ड्रामे ऐसे होते हैं जिसका कुछ मकसद होता है, तो उस पर काम करके भी मजा आता है। कुछ इमरान हाशमी का रोल मिले तो आप करेंगे? तो कुछ ड्रामों का मकसद होता है, लेकिन ना नहीं किया। हाँ मना नहीं किया। यानी कि कहीं ना कहीं आपको भी शौक हाँ, है रह चुके हैं, लग रहा है कि हम लोग कोई ना कोई किरदार तो सभी निभा रहे जी हैं। बिल्कुल। बिल्कुल शेक्सपियर के दुनिया एक स्टेज और हम सब उसमें जी अदाकारी हाँ कर बिल्कुल रहे हैं, ऐसा ही है और यकीनन हम लोग अदाकारी करते हैं। जी। जब हम घर में होते हैं हमारे रवैये कुछ और होते हैं, जब हम बाहर जाते हैं हमारे रवैये कुछ और होते हैं। ऐसा ही है। अगर हम लोग हमतन एक ही जगह पर एक ही रवैये रखें हर जगह पर, इसका मतलब कि हम अच्छे अदाकार नहीं हैं। आज मैं आप लोगों में बैठा हूँ, मेरा रवैया कुछ और है, घर जाऊंगा रास्ते में यहाँ से कम्यूट करूंगा, सफर के दौरान मेरा रवैया कुछ और होगा। तो हम लोग अदाकारी तो कर ही रहे हैं और यकीनन अच्छी अदाकारी ही होते कहीं हैं। ऐसा तो नहीं हम आपके मार्ट में आए कुछ चीज लेने तब रवैया कुछ और हो, कौन फायदा? मैं तो वहाँ होंगे नहीं ना। अच्छा, आप होंगे नहीं। हाँ, मैं आपको सुलेमानी सा मिलूंगा, नादीदा सा, वाह। यानी कि ना दिखता हुआ मैं आपको देख रहा हूँ। माशाल्लाह आपकी आवाज इतनी प्यारी है। कभी आपने ट्राई किया कोई फिल्मों में गाने वाने, प्लेबैक सिंगर में? प्लेबैक सिंगर में तो नहीं, लेकिन एक दो या जगह रेडियो था। के लिए कभी एक शेर हो जाए, एक शेर हो जाए, एक शेर गुनगुनाते भी हैं? जी बिल्कुल। शेर पढ़ना नहीं गुनगुनाते गुनगुनाना है। तरन्नुम के साथ। आवाज अच्छी नहीं आपके जो नादरीन है आवाज तो आपकी माशाल्लाह बहुत प्यारी, मैंने सुनी हुई है। मेहंदी हसन साहब की गजल है, वाह। वो थी जिंदगी
जिंदगी में तो सभी प्यार गला थोड़ा जी कोई बात नहीं, कोई किया बात करते वॉल्यूम बढ़ा दीजिएगा। हैं। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। वाह वाह, देखिए जबरदस्त, ऐसा आशिक होना not चाहिए bad। पक्का, जो कि मर के भी प्यार करूंगा। क्या बात। ये- लोग मरने के बाद हिसाब किताब की बातें करते हैं, आप मरने के बाद भी प्यार करने की अच्छा, बातें कर रहे मुमकिन है कि जो शायर है इसका मुखातिब कोई और हो, ये भी मुमकिन हैं। है। ये भी हो सकता है। शायरी का रूहानी से बड़ा गहरा ताल्लुक बिल्कुल। होता है। अब उसको फिल्माया जाना या जिस अंदाज में वो अलग है, बहुत सारे जो कलाम होते हैं ना, ये सूफियाना ही होते हैं, और उसको फिल्मा दिया जाता है या मंजर कशी जो उसकी की जाती है, मंजर कशी, तो हम उसको उस एंगल से देखते हैं। ठीक। लेकिन अगर हम शायरी या कलाम की रूह में जाके देखें ना, तो इसमें रूहानियत का अंसर लाजमी होता है। क्या बात है, बिल्कुल, क्या बात है, बिल्कुल। बहुत खूबसूरत बात। और इसी के साथ ही फायजा हमारा प्रोग्राम अपने इख्तिताम हाँ, को पहुंचा, बिल्कुल। और याद आएगा इसी हफ्ते आपकी सालगिरह भी थी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत और शुक्रिया, साथ- आपकी भी थी। जी आप बिल्कुल, दोनों मेरी को भी happy सालगिरह birthday थी। जी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और ये गिफ्ट हाउस वालों की जानिब से ये तोहफा मुझे भेजा गया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और पैगाम, ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त आल मैच मेकर एसोसिएशन के CEO समी शेख साहब की तबीयत नासाज है। आप तमाम देखने वालों से दरख्वास्त है अल्लाह पाक कि उन्हें उनके सेहत लिए सेहतयाबी के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ दराज़ी उम्र अता फरमाए। आमीन। इंशाल्लाह अगले इतवार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे फायजा कामरान को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।